क्रिएटिव रहता है, कुछ ना कुछ करना है। मैं अभी 63 हूँ और मैं कभी भी रहता हूँ कि मेरे मन में कि नई चीज करनी है, कुछ अभी भी करनी है। जैसे संकुचित विचार की है, संकोच बड़ा करते हैं कि यदि जैसे आज मैं एक यंगस्टर को बोलूंगा, यंगस्टर बोलो, मान लो इनका बेटा है 20 साल का या 18 साल का, उसको मैं बोलूंगा विजयनगर में फुटपाथ पे दुकान लगा ले, तो वो अपनी फीलिंग मुझे नहीं बोलेगा, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोलेगा, यार यार मैं ना लगाऊंगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, यार ये मेरी कॉलोनी में वो लड़की रहती है, यार उसको मैं पसंद करता हूँ, यार ये मैं कॉलेज के चक्कर लगाता हूँ, यार वो लड़की मेरे को किस नजर से देखेगी। ये वाली जो भावना है ना, ये आदमी का पतन करती है, आदमी को नीचे की ओर लेकर जाती है। और जो आदमी दुनिया की किसी की परवाह नहीं करता और अपने लक्ष्य को, अपने काम को पकड़ कर रहता है, वही आगे जाता है। ये लो, अगर मैं 3 बारी फेल हो गया, तो जब मैं 9th में था तो मेरे साथ के लोग तो कॉलेज में भी चले गए, 3 साल आगे चले गए ना, मैं तो फेल हो गया। ठीक है, तो करूं क्या? तो मैं फुटपाथ पे दुकान लगाया सरोजिनी नगर मार्केट में। किस चीज की? हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलवाने लेके आया हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और आज बहुत ज़्यादा सक्सेस की ऊंचाई पे पहुंचे हैं। आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनके लाइफ से। इनके लाइफ में हम जाएंगे पूरा इन डिप तक कि कहाँ से ये निकले और आज क्या क्या कर रहे हैं और इनका माइंडसेट क्या है। क्योंकि देखिए, इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है तो सिर्फ उसके पास एक ही चीज़ है, वो इसका माइंडसेट। कितना आगे जाएगा उसका माइंडसेट, मतलब हर ओवरऑल देखा जाए तो उसका माइंडसेट क्या है। अब ये माइंडसेट आता कहाँ से है? वो आता है संगति से। तो क्या संगति रही और क्या जीवनी रही है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं इनसे। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले मुझे सर आप थोड़ा ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, आपका जन्मभूमि कहाँ है? मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में जो अम्बेसी एरिया है, चाणक्यपुरी, उसके नजदीक में एक जगह नेताजी नगर, जगह का नाम है नेताजी नगर। ओके। और उसके पास साउथ दिल्ली की टॉप की मार्केट है सरोजनी नगर मार्केट। ओके, तो ये जो आप जहाँ रहते हैं ये गांव एरिया है या शहर एरिया है? ये शहर एरिया है, ये शहर है ये। ओके, तो आपका बचपन वहाँ हुआ? बचपन भी वहाँ हुआ और मैं बॉर्न भी वहीं हुआ, पैदा भी वहीं हुआ। ओके, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। आज जिस हिसाब से मैं आपकी देख पा रहा हूँ, ये कोठी की वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, बाकी मैं आपको शॉर्ट दिखा दूंगा बीच में, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। अब आप थोड़ा मुझे ये बताइए कि आपका जो पारिवारिक था, जो पहले मतलब आपकी संपत्ति क्या थी, स्टार्टिंग दौर कैसा था उस टाइम का, आपका बचपन का माहौल कैसा था? हम 9 बहन भाई थे, 6 भाई 3 बहन। और फादर मेरे एयरफोर्स में थे, इंडियन एयरफोर्स में, कुक। पीछे हमारे दादा वगैरह मेरठ के रहने वाले थे। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे परिवार के जो लोग हैं वो मेरठ से दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली में जहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उधर एक जगह का नाम है रेस कोर्स। रेस कोर्स में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनका ऑफिस है, उधर ही मेरे दादाजी अंग्रेजों के साथ में उनका कुकिंग का, खाने का काम करते थे। और उसके बाद मेरे पापा भी कुक बन गए एयरफोर्स में और फुटबॉल के प्लेयर थे। और उन्हीं को गवर्नमेंट का मकान मिला था, जो मैं जगह बता रहा हूँ, नेताजी नगर। ओके, वो गवर्नमेंट का था? गवर्नमेंट का फ्लैट है। तो 6 भाई 3 बहन थे, गरीबी बहुत थी क्योंकि मेरे पापा की 3 बहनें थी, एक भाई था। तो बुआओं की शादी हो गई, चाचा की शादी हो गई और चाचा अलग हो गया, फिर बड़े भाइयों की शादी हो गई, घर छोटा था, वो भी अलग हो गए। तो मेरे मन में एक बात बैठ गई कि मेरे पापा के साथ में किसी ने भी साथ नहीं दिया और सब अलग अलग होते गए। और सबके मन में था कि यदि पापा के साथ रहेंगे तो बच्चों का बोझ उठाना पड़ेगा। ऐसे चलते हुए मैं स्कूल में जब नेताजी नगर में पढ़ता था, मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल में, मैं बहुत शरारती लड़का था जब स्कूल में था। तो प्राइमरी स्कूल में भी बहुत शरारती था। 5वीं में फेल हुआ, 6ठी में फेल हुआ, 9वीं में फेल हुआ। मेरे एक दोस्त है बचपन के जो अभी प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, लाडोसराय, सानंद सिंह रावत। उनकी संगत में आके मेरे सारी बुरी चीजें छूटी,
जैसे मैं पान पराग खाता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था स्कूलिंग में, स्कूल लाइफ क्या में। टाइम था ये, मतलब कौन से क्लास में थे आप? पीरियड समझो जब मैं 9th में था, 78 की बात है ये। और उसके बाद में मैंने आपको बताया 1-2 बारी फेल भी हुआ, मेरे से लोग आगे चले गए। फिर हमारे एक टीचर थे पीएन गुप्ता सर, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और उसके चलते सानंद सिंह रावत ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। तो ये कहते सानंद सिंह हैं, रावत जी कौन थे ये? मेरे बचपन के एक दोस्त हैं, ओके। वो 1963 बॉर्न है और मैं 1960 बॉर्न हूँ, ओके, 61। ठीक है। आज मैं 63 हूँ। तो उसकी संगत में वो चीजें सारी छूट गई। कहते हैं कि कहीं अंधेरा है तो अंधेरे को आप भगा नहीं सकते। यदि आप वहां एक किरण लेकर आएंगे, दीप लेकर आएंगे, मोमबत्ती लेकर आएंगे, उजाला लेकर आएंगे, तो अंधेरा खुद ब खुद चला जाएगा। जब मैं सानंद सिंह रावत की संगत में आया तो उनको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो उन किताबों के साथ मेरा मन लग गया, मेरी लगन लग गई, बुरी बातें छूट गई। फिर मेरे मन में आया कि मुझे कुछ करना है। जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ के लोग आगे गए, जैसे मेरे साथ के लोग, अगर मैं 3 बारी फेल हो गया, तो जब मैं 9th में था तो मेरे साथ के लोग तो कॉलेज में भी चले गए, 3 साल आगे चले गए ना, 3 साल आगे मैं चल तो गए। फेल हो गया। फेल हो गया, ठीक है। तो करूं क्या? तो मैं फुटपाथ पे दुकान लगाया सरोजी नगर मार्केट में, किस चीज की? रेडीमेड गारमेंट्स की। ओके, पैसे कहाँ से आए? पैसे मेरे पापा के ऑफिस में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था स्वर्गीय सुभाष मदान। ओके, उनकी दिल्ली में जो नॉर्थ कैंपस है, जो कमला नगर है, या जहाँ दौलत राम कॉलेज है, उसके साथ में कमला नगर है, वहाँ उनका रेडीमेड का बिजनेस था। तो उन्होंने कहा, भाई आप हमारे इधर आके नौकरी करो। तो मुझे 5 रुपए रोज मिलते थे और मैं वॉलीबॉल खेलने जाता था छत्रसाल स्टेडियम में, मॉडल टाउन में, ओके, जो मेरे घर से 22 किलोमीटर था, और मैं बस पकड़ कर जाता था। तो वहाँ काम किया। उसके बाद जब मेरा 10th का रिजल्ट आया, मैं पास हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा तुम फुटपाथ पे दुकान लगाओ। 1981 को 19 जून को मैंने पहली बारी सरोजिनी नगर मार्केट में फुटपाथ पे दुकान लगाई। उस समय मेरे पास जो स्टॉक टोटल माल था 665 रुपए का था, ओके, और इस टेबल से भी आधी टेबल थी मेरे पास। मेरे पास ग्रे रंग की स्कूल की पैंट होती थी, व्हाइट रंग की शर्ट, रबड़ की चप्पल। तो मुझे एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो ये बोलते थे कि तूने इतनी बड़ी रेडीमेड की दुकान के आगे लगाया है, वो 1000 वाट का बल्ब है, तू मोमबत्ती लेके बैठा, तेरी मोमबत्ती कभी भी बुझ जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं सुना, क्योंकि मेरे पास सुनने के सिवा और कुछ था ही नहीं। कुछ था ही नहीं। तो ऐसे करके फुटपाथ पे दुकान लगाई, फिर आगे चलते गए जीवन में। एक थोड़ा-सा मैं बात पूछूँगा आपके बीच में कि आपने जिस दिन फर्स्ट डे वो दुकान लगाया था फुटपाथ पे, एक्चुअली मैंने भी लगाया फुटपाथ पे दुकान, लेकिन अभी सर तक तो पहुँचे नहीं है, बस इनका आशीर्वाद रहा तो पहुँचेंगे धीरे-धीरे। तो पहले दिन का वो फीलिंग क्या था जब आप रेहड़ी लेके या जो भी आप लेके खड़े थे, तो उस दिन की फीलिंग क्या थी? क्या लग रहा था मन में? क्या क्या विचार आ रहा था कि ये क्या ज़िंदगी है, ऐसा कुछ क्या था? नहीं, मेरे पास असलियत में कोई ऑप्शन थी ही नहीं। ओके, घर में या तो जैसे हमें पता होता कि घर की तिजोरी में रुपया है, पैसा है, बाप दादा के पास जमीन है, प्रॉपर्टी है, कोई ऑप्शन ही नहीं थी। तो ऑप्शन यही थी कि यार अगर ये जो हम फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं, इससे हम 150 रुपए कमा लेंगे और हमारा जीवन चल जाएगा, यह सोच थी। दूसरी सोच कोई भी नहीं आई हो। पहले दिन की इनकम क्या थी उस टाइम पे? कुछ याद है हल्का? मेरे पहले दिन वो बच्चे के ना एक टॉवल होता है, जो कपड़ा टॉवल, उसके बाबा सूट होते हैं। बाबा सूट मतलब बच्चे का वो अपर होता है और नीचे का वो होता है। वो मेरे को 10.5 रुपए में लिया था गांधीनगर से, अच्छा, 10.5 का। और हम ग्राहक को 20 रुपए बोलते थे और 15 रुपए में, 13 रुपए में बेच देते थे। ओके, तो पहले दिन मेरी 140 रुपए की सेल थी। तब जब ये बात 140 का मतलब हो गया, मैंने 10 पीस बेचे होंगे। ठीक है। जब ये बात मैंने अपने कमला नगर जाके गुरुजी के यहाँ पे बताई, तो उनका स्टाफ मेरे पर बहुत बुरी तरीके से हंसा था। उन्होंने मेरी खिल्ली उड़ाई थी, मजाक किया था कि ये देखो 140। उनके पास तो उस समय 10,000 5,000 की सेल थी, तो मेरे 140 को खिल्ली उड़ाया खिल्ली उन्होंने। उड़ाया पर उन्होंने। मैं मन सा लेके बस पकड़ के घर आ गया। पर मेरे पापा ने कहा कि बोल के आना है, तो मैं बोलने गया था। ओके, ओके, ओके। तो उसके बाद कुछ ऐसा पॉइंट आया कि जब आपने फिर आपने मैं जैसा कि आपका जानता हूँ कि शोरूम भी है आपके पास अभी। तो शोरूम से लेके और वो फुटपाथ से लेके शोरूम तक का सफ़र का थोड़ा-सा कुछ कहानी ऐसा जो लोगों को लगे कि यार ये चीज़ हमें भी करना चाहिए और वो भी आगे बढ़ सकते हैं? कुछ ऐसा कहानी? देखिए, पहली बात क्या है कि हम लोग ना, और जो आज की जनरेशन है, संकुचित विचार की है, संकोच बड़ा करते हैं कि यदि जैसे
आज मैं एक यंगस्टर को बोलूंगा, यंगस्टर बोलो, मान लो इनका बेटा है 20 साल का या 18 साल का, उसको मैं बोलूंगा विजयनगर में फुटपाथ पे दुकान लगा ले, तो वो अपनी फीलिंग मुझे नहीं बोलेगा, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोलेगा, यार यार मैं ना लगाऊंगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, यार ये मेरी कॉलोनी में वो लड़की रहती है, यार उसको मैं पसंद करता हूँ, यार ये मैं कॉलेज के चक्कर लगाता हूँ, यार वो लड़की मेरे को किस नजर से देखेगी। ये वाली जो भावना है ना, ये आदमी का पतन करती है, आदमी को नीचे की ओर लेकर जाती है। और जो आदमी दुनिया की किसी की परवाह नहीं करता और अपने लक्ष्य को, अपने काम को पकड़ कर रहता है, वही आगे जाता है। तो उस टाइम पे आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? नहीं, हमारे पास तो खाने को नहीं था, रबड़ की चप्पल बता रहा हूँ, तो हमें कौन पसंद करेगा? ग्रे रंग की पैंट है, व्हाइट शर्ट है, को किससे बात करेंगे? और सोच भी कहाँ से आएगी हमारे पास? और फिर मैं शैतान लड़का, शैतान मैंने बताया, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। टीचर आता था, जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता था, मेरे पास स्याही वाला पेन होता था, मैं ऐसे करता था, पूरी स्याही छप जाती थी, और टीचर मेरे को बाद में पकड़ के मारते थे, पीटते थे, मुर्गा बनाते थे। शैतानी बहुत करता था मैं। एनसीसी में भी रहा, तो एनसीसी में मैंने कोर्स भी अटेंड किए, कैंप भी अटेंड किए, बेस्ट कैडेट भी रहा मैं एनसीसी का। तो सबसे ज्यादा अगर स्कूल में उस टाइम पे पिटे तो आप ही पिटे? बहुत ज्यादा पिटा हूं मैं, घर में भी और स्कूल में भी। ओके ओके, तो पढ़ाई में आप कैसे ठीक नहीं थे उस टाइम पे? मैंने कहा ना कि छठी में फेल, इसमें फेल, इसमें फेल। फिर सानंद को बोला, तो उसने कहा तेरे को पढ़ाऊंगा कौन सा, छठी का पढ़ाऊं, 7वीं का पढ़ाऊं, 8वीं का पढ़ाऊं, 9वीं का पढ़ाऊं। कुल मिला के फिर जब उसके संगत में मैं आना शुरू हुआ, तो मेरे को धीरे धीरे पढ़ाई की वो हो गया, और मैंने जैसे तैसे 9वीं पास करी थी, फिर 10वीं पास कर ली, फिर 11वीं, फिर 12वीं के बाद तो मैं 10वीं के बाद ही पटरी लगाने लग गया, तो 12वीं से स्कूल छूट गया, दुकान में ही लग गया फिर पूरा। ओके, तो उस दुकान से शोरूम तक का सफर क्या था, कैसे आप वहां तक पहुंचे? दुकान से शोरूम का देखो, हमारे फादर का या हमारी फैमिली का तो कोई आर्थिक रूप से कोई इसमें सहयोग नहीं था। हमारी फैमिली का ये था कि हमारे मम्मी पापा का और हमारे गुरुजन का हमारे पर आशीर्वाद था, और वो आशीर्वाद हमारे को आगे लेकर आया। मेरे को जीवन में जहां पर भी मैंने माल खरीदा, चाहे वो गांधीनगर था, सदर बाजार था, टैंक रोड था, करोल बाग था, कोई भी मार्केट थी, तो मुझे व्यापारी और दोस्त अच्छे मिले। दोस्त भी अच्छे मिले, व्यापारी भी अच्छे मिले, और उन्होंने समय समय पर मेरी मदद करी। यदि वो मेरी कहीं मदद नहीं करते तो मैं दुकान नहीं ले पाता, और ये एक दिन में दुकान नहीं ली गई। कभी कहीं छोटी दुकान ली, फिर कोई चीज ली, फिर कोई चीज ली, उन सबको समेट कर फिर यहाँ आए थे सरोजनी नगर में हम। ओके, अभी क्या क्या है आपके पास, अगर बेल्ट बनाने की, अगर एसिड की बात करें तो? कुछ भी नहीं, हम तो सरोजनी नगर दुकान है, और दिल्ली में एक 3rd फ्लोर की फ्लोर है, 300 गज की, बस। ओके, पॉलिटिकल करियर में कैसे घुसे आप? पॉलिटिकल में मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं हुआ। मेरा इंटरेस्ट रहा है लोगों के, मेरे मन में रहता था कि जब भी कभी मेरे पास पैसा होएगा, पहले मैं अपने बहन भाई का सहयोग करूंगा, फिर बच्चों का सहयोग करूंगा, परिवार के लिए घर लूंगा, दुकान लूंगा, मकान लूंगा। यदि मैं ये सब कर लूंगा, तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है और हमसे मदद चाहते हैं, उनकी मदद करूंगा। तो अब मैं उनकी मदद करता हूँ, जो भी लोग मेरे से संपर्क करते हैं, और किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लेता। पेट्रोल गाड़ी अपने आप से चलाता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भगवान ने मुझे एक डाकिया बनाकर भेजा है, और ईश्वर ने मेरे को उस आदमी की डाक मेरे हाथ में दी है, और इस डाक को मैं सही जगह पहुंचाऊंगा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अभी आप जहाँ हम बैठे हैं, इसके बारे में आपने एक मुझे कहानी बताई थी, मैं चाहता हूँ कि आप वो कहानी ऑडियंस को भी बताएं कि आपने एक विकलांग इंसान की कैसे मदद की इस टाइम पे, वो क्या कहानी था थोड़ा सा? नहीं, वो एक लड़का है चिरंजीवी, सुधांशु का मित्र है, दोस्त है बचपन का। ओके, उसको 11,000 वोल्ट का करंट कभी लगा था, किसी कंपनी में काम करता था, उससे उसका हाथ कट गया और कुछ उंगलियां भी कट गई। तो वो यहाँ पर काली रोड के पास जगदीशपुर एक जगह है, वो उनके बाप दादा की जगह है, तो 5-6 एकड़ जगह है, तो उसमें से 3 एकड़ का इसका राइट बनता है। तो जो इसके चाचा ताऊ के लड़के हैं, वो उसको धक्का मार के भगा दिया और इससे इसका हिस्सा छीन लिया। ओके, तो ये मेरे को 20 फरवरी 2024 को यहीं मिला था। इसके लिए मैंने बहन मीनाक्षी लेखी, जो केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने को बोला। उन्होंने उसी दिन दिल्ली में सीएम साहब बैठे थे, उत्तराखंड के चाणक्यपुरी एक जगह है जहाँ एम्बेसी है, उधर उत्तराखंड भवन है,
तो बहन जी ने बोला वहाँ जाओ, आपका वहाँ भेंट होगी। तो उत्तराखंड के सीएम साहब ने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन लगाया और बोला कि इनके साथ न्याय किया जाए। उसके चलते यहाँ पर जो पटवारी साहब हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने एक 5 आदमी की टीम गठन करी और वो वहाँ सर्वे कर कर आए और उन्होंने ये पाया कि इसकी 1.25 एकड़ या 1.5 एकड़ जगह निकलती है और लिख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जमा कर दिया है। अब मैं जो आज आया हूँ 20 तारीख को रक्षाबंधन के अगले दिन, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। मेरा यहाँ कोई और काम नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा भाई सुधीर जी को बुला कर लाओ, क्योंकि वो केस मेरे नाम से फाइल है। तो मैं ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस गरीब आदमी को उसकी जगह मिल जाए। उसके लिए अब हम कल सुबह 11 बजे दोबारा से डीएम ऑफिस जाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमने सवाल पूछ लिए इनसे, अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल लाइन में थोड़ा सा और जाएंगे इनके अंदर। थोड़ा सा मुझे ये बताइए पॉलिटिकल लाइन से जाने से पहले कि आपके जीवन में क्या लगता है कि संगति का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसा आपने बोला था कि मेरा बचपन संगति खराब था, तो शायद आप सुट्टावानी जो भी करते थे उस टाइम पे लोग, है ना, नशे में पड़ जाना, तो संगति की वजह से होता है। एक दोस्त आपका ऐसा मिला जिसने आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर दी, उसने सब कुछ आपका छुड़वा दिया। तो संगति का लोगों के जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है, आप कितना % मानते हैं इसको, और लोगों को क्या ये संगति बदल लेना चाहिए? देखिए, संगति का प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, नर नारी के ऊपर असर पड़ता है। और सबसे बड़ी संगति, सबसे बड़ा संगत हमारे मम्मी पापा, हमारे बहन भाई होते हैं, क्योंकि वह कभी भी हमारे बुराई नहीं चाहेंगे, हमारे लिए बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा यह बात बताते हैं कि इनके साथ मत चलो, क्योंकि उनको यदि पता चलता है कि कोई दोस्त, कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार गलत है या ऐब है, तो वो उससे कहते हैं दूर रहना। लेकिन उसके बाद भी हमारे बच्चे युवावस्था में वह ये कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ पता है, और वही चीज उनका नुकसान करती है। बात रह गई संगति की। देखिए, काजल की कोठरी में जाएंगे तो काजल निश्चित रूप से लगेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप कोई शराबी आदमी के साथ रहेंगे, बीड़ी वाले के साथ रहेंगे, चरस अफीम वाले के साथ रहेंगे, किसी भी ऐसे आदमी के साथ रहेंगे, तो उसका एक ना एक दिन असर आपके ऊपर जरूर होगा। और यदि आप अच्छी संगत के अंदर रहेंगे तो आपके पास उस संगत का असर भी पड़ेगा। 2 लड़के थे, एक गांव में थे, और वो गांव से दोनों घर से भाग गए। भागने के बाद दिल्ली में आ गए, और दिल्ली में आने के बाद दोनों ने अपना अपना रोजगार ढूंढना शुरू कर दिया। एक लड़के को तो जैसे बंबई में जिसे भाई बोलते हैं या बदमाश बोलते हैं या क्रिमिनल, उनकी यहाँ नौकरी मिल गई खाना बनाने की। और एक लड़के को किसी भी तरीके से कहीं पर कोई मजिस्ट्रेट के बाहर वो खड़ा था, उसने बोला जी पानी पिला दो, किसी आदमी ने उसे लात मार दी। मजिस्ट्रेट गाड़ी से उतर रहा था, उसने कहा इधर आओ। क्या हो गया? बोले साहब मैं गांव से आया हूँ, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है तुम मेरे घर आ जाओ। वो उसके घर चले गया। तो उसकी वाइफ ने कहा कि हमारे यहाँ काम वाला आज नहीं आया, तुम इस लड़के से काम करा लो। तो उन्होंने उस लड़के को अपने यहाँ सर्वेंट रख लिया। अब वो लड़का वहाँ रहने लगा और वहीं खाने लग गया, सर्वेंट रूम में रहता था, और आईएएस ऑफिसर के यहाँ पर खाना पीना रहना उसका हो गया। 6 महीने के बाद वो दोनों दोस्त वापस मिलते हैं और दोनों गांव जाते हैं अपने परिवार में मिलने के लिए। जब गांव में जाते हैं तो आईएएस जो आदमी के पास काम करता था लड़का, तो वो बात करता है, उसके बात करने का स्टाइल ऐसा है, सर गुड इवनिंग, सर गुड मॉर्निंग, सर कैन यू टेक टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। और दूसरा लड़का कहता ओए इधर आओ, आ रहा है ना जा रहा है, देखता नहीं हम भाई लोग हैं। तो ये कहां से सीखा? संगत से सीखा। जैसी संगत वैसी रंगत। यदि बच्चे इस चीज को सीख लेंगे कि अगर हमें अच्छे साहब के साथ, उसमें कष्ट आएगा, अच्छी चीज को पकड़ने में, ज्वाइन करने में, अपनाने में कष्ट आता है, कठिनाई होती है। और जो ये भाई वाली बातें हैं, बदमाश वाली बातें, ये खाली हिंट दे रहा हूं, ये शुरू में सरल लगता है, लेकिन ये आपका करैक्टर पूरा खराब कर देता है। क्योंकि आपको ये चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, सिगरेट, बीड़ी, दारू इनमें लगा देता है। दूसरी बात, जेब काटना, मारना, पीटना, गाली देना, इसमें लगा देता है। फिर जब एक बार ही केस हो जाता है, फिर जब जेल से आता है तो दूसरा केस, तो वो बंदा कहता है यार 2 डेट तो मेरी पड़ती है, 2 तीसरी भी भुगत लूंगा, करना क्या है? बोले इसका सर फोड़ कर आना है। और हमारा जो आज ये कानून है, हमारा जो ये है, ये कानून हमारा ठीक नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ कानून है जो कि गलत है। हमारा को भारत सरकार को अपना कानून बनाना चाहिए। आपने
बहुत से मेरे से क्वेश्चन किए, जानकारी ली। एक जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक शैतान टाइप का बच्चा रहा स्कूल में। तो हमारे घर के पास में बिल्कुल एक बस स्टॉप था, तो वहाँ एक आदमी मूँगफली बेचता था। तो मैं उसको बैठ के देखता था कि इसका मूँगफली बहुत बिकता है या देख रहा हूँ। तो हमारे घर से कोई 4 किलोमीटर दूर एक होलसेल की मार्केट है, उसका नाम है कोटला। तो मैं गया वहाँ से 5 किलो मूँगफली खरीद के लाया। तो मैंने भी लगा दी ज़मीन के ऊपर और बैठ गया, तो मेरी मूँगफली नहीं बिकती थी, उसकी बिकती थी। तो मैं सोचता था कि ये मेरी मूँगफली क्यों नहीं बिकती? तो मैंने ध्यान से सोचा कि उसका मूँगफली इतनी सारी है, मेरी मूँगफली इतनी है, तो लोग मेरे पास नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा क्या करूँ? तो मैंने देखा एक दिन एक कहीं पे गड्ढा खुद रहा है, गवर्नमेंट का केबल डल रहा है ज़मीन में। मैं अपने पापा का साइकिल लेकर गया और एक बोरी के अंदर मट्टी भर के लाया बहुत सारी। मट्टी भर के वो आदमी तो अपने घर चला गया। वो आदमी अपने मैंने जहाँ बैठता था वहाँ पहले मुँह पे मट्टी लगाई बहुत सारी, उसका ढेर करके उसमें पानी छिड़क दिया और अगले दिन जब वो 3 बजे आता था तो मैं 2 बजे आ गया, बैठ गया और उसके ऊपर बोरी बिछाई, जो गेहूँ का बोरी होता है कट्टा, उसको बिछा दिया और 5 किलो मूँगफली को ऐसे चिपका-चिपका के लगा दिया और उसके ऊपर अंगीठी लगा दी। अब मेरी मूँगफली बिकने लग गई। वो आदमी वहाँ से देखता था कि ये एक रात में इतनी ज़्यादा मूँगफली कैसे हुई? कैसे पर ये बात मुझे ही पता है, ये उसको नहीं पता कि ये मूँगफली ज़्यादा कैसे हुई और मेरी मूँगफली बिकने लग गई। ये सोच आया कैसे? क्या था दिमाग? मैं बता रहा हूँ ना कि एक मैं किताब पढ़ता था, वो आप भी पढ़ना। किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। ओके। किताब वो बहुत आप सुना है। ऑनलाइन में हाँ, जाएँगे हाँ, हाँ। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू बोलेंगे, ₹155 की किताब है। वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। वो किताब में ये बोल रहा है कि आपने अपनी सोच बड़ी रखनी है। आप सोच बड़ी रखोगे तो बड़ा करोगे, आप सोच बड़ी नहीं रखोगे तो नहीं करोगे। जब मैं सरोजनी नगर में पटरी पर दुकान लगाता था तो मेरे एक दोस्त बने कृष्ण लाल खन्ना, उनकी एक दुकान थी, दुकान नंबर 1। दुकान नंबर 1 थी और वो दुकान किराए की थी, उसमें वो साड़ी का काम करते थे, उनका साड़ी का काम नहीं चला। तो उन्होंने मेरे से कहा, सुधीर जी ये दुकान किराए की है, आप और मैं पार्टनर बन के करते हैं और इसमें रेडीमेड का काम करना है। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। तो 20,000 उसने मिला, ये बात है सन 90 की, 90 की। ओके। 20,000 उसने मिलाए, 20,000 मैंने मिलाए, दुकान में माल डाल दिया, तो दुकान पूरी भरी नहीं थी, खाली-खाली दिख रही थी। 20,000 में क्या भरेगा? और अगले दिन उसका मुहूर्त था, तो वो मेरे को बोला, तो मेरे को मूँगफली की बात याद आ गई क्योंकि मैं उस समय ऑलरेडी पटरी पे तो दुकान लगाता था। तो मैंने स्कूटर, मेरे पास प्रिया स्कूटर था, प्रिया, मैंने स्कूटर लिया और मैं होलसेल की मार्केट में गया गांधीनगर। तो जो आप रेडीमेड बच्चे का गारमेंट्स खरीदते हैं या जेंट्स शर्ट खरीदते हैं तो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर होता है, वो उसको गत्ते का डब्बा, वो उस समय ₹1 का मिलता था। तो वो गत्ते का डब्बा उसने फ्लैट करके दिया, फैक्ट्री वाले ने फ्लैट, मतलब उसके किनारे-विनारे जोड़ के बक्सा बन जाता है। तो मैंने रात को आके उसका 100 का बक्सा बना दिया और जितनी भी दुकान खाली थी उसको भर दिया। अगले दिन जब मेरा दोस्त हवन में आया, कह रहा दुकान कैसे भर गई? मैंने कहा दुकान पूरा रात को माल ले आए थे, भर गई हमारी। तो कह रहा यार ये माल तुमने, मैंने कहा देखो जो हमारे हाथ में माल था 20-20 हजार का वो हमने टांग दिया हैंगर में, वो भरी हुई दुकान दिख रही है। हाँ। बाकी जो दुकान के बक्से खाली थे, खाली जो हमारे वो था उसके अंदर हमने खाली डब्बे रख दिए। तो कह रहा ग्राहक बोलेगा ये, मैंने कहा ग्राहक कैसे बोलेगा कि ये देखो, ग्राहक बोलेगा ये स्कल्ट दो, तो हम उसका दूसरा रंग उठा के दिखा देंगे ये ले लो। वो ये थोड़ी बोलेगा ये डब्बा खोलो। सही बात है। और नतीजा ये हुआ कि वो दुकान बहुत ज्यादा चल गई। 1 महीने में हमारे को खाली डब्बे फेंकने पड़ गए और हमारे पास माल रखने की जगह नहीं थी। मजा आ गया। ऐसे बहुत है मेरे जीवन में जो मेरे साथ घटी हुई बातें हैं, बहुत हैं और बहुत जगह लोगों को मैं बोलता भी हूँ, मंच पे भी बोलता हूँ। और जहाँ मैंने सरोजनी नगर दुकान ली थी उधर कोई दुकान 92 में, तो वहाँ पर क्या होता था, चारपाई बनाई जाती थी या फर्नीचर पे रोगन किया जाता था। और मेरी दुकान के सामने पंजाब नेशनल बैंक आज भी है, वहाँ लोग पेशाब करने के लिए आते थे, मुझे अच्छे से याद है। और जब मैंने दुकान ली थी तो ये मेरी दुकान का शटर और ये मेरी दुकान के आगे एक बक्सा। बक्सा कौन सा? जो आप देखते हैं कॉलोनी में एक लोहे का बक्सा होता है जिसमें कट आउट लगे होते हैं, हाँ, बिजली का पिल्लर बोलते हैं उसे, पिल्लर। ठीक ठीक। तो वो जब मैंने ली तो लोग मुझे कहते हैं ये दुकान में घुसने का तो रास्ता ही नहीं है, और वो दुकान इसीलिए बिकती नहीं थी। पर मैंने उस समय फिल्म देखी थी त्रिशूल, अमिताभ बच्चन की। ठीक है। अमिताभ बच्चन ने उस समय मॉडल टाउन में एक प्लॉट होता था और संजीव कुमार का प्लॉट था, और उसने कहा था ये प्लॉट में 5 लाख रुपए में ये कर दूंगा। तो उसने कहा तुम्हारे 5 लाख रुपए दो। कहता रुपया मेरे पास एक भी नहीं है, रुपए तो मेरे पास 5 भी नहीं है, खाली मैं करा दूंगा सेठी से।
उसे कॉन्फिडेंस था। तो मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये बिजली का बक्सा मैं हटा दूंगा। फिर मेरी ये दुकान और ये मेरी दुकान 110 का दीवार, ये 111 का दीवार, मैंने ये बक्सा उठा के ऐसे कर दिया। आज भी है वो, मतलब अब वो दिखता नहीं है, उसके ऊपर माल टंग जाता है। और वो आज हमारी सरोज नगर मार्केट में सबसे टॉप की लेन वही लेन है जो लेन उस समय डेड थी। मेट्रो स्टेशन से 10वीं दुकान, 110 नंबर दुकान। अब दुकान तो चलती नहीं थी, तो दुकान चलाएं कैसे? तो मैं एक्सपोर्ट की शर्ट लाता था मद्रास से, ट्रेन में जाता था, तमिलनाडु एक्सप्रेस पकड़ के 36 घंटे का सफर होता था। तो उधर भी मैंने एक बात सीखी थी कि जब हम ट्रेन में जाते हैं, दिल्ली से रात को 10 बजे तमिलनाडु एक्सप्रेस चलती है आज भी, तो वो पूरी रात चलती है, अगले दिन पूरा दिन चलती है, रात चलती है, अगली सुबह को पहुंचती है। तो अब मैं दोबारा से बता रहा हूं, जब रात को जाते थे तो लोग सब अपना अपना स्लीपर खोलते हैं, सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो 3 उधर बैठते, 3 इधर, एक दूसरे को देखते हैं ऐसे। अब क्योंकि कोई मद्रास से, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से, अब उन्हीं 6 आदमी में, मैं पूरी ट्रेन की बात नहीं कर रहा, 6 आदमी में कोई आदमी है उसको बीड़ी पीनी है, तो वो अपना आप चुपचाप से खड़ा होता है और ट्रेन के अंदर अंदर घूमता रहता है और देखता है कौन आदमी बीड़ी पी रहा है, उससे एक बीड़ी लेता है, पीने लग जाता है। इन्हीं 6 आदमी में एक आदमी ऐसा है जिसको अखबार पढ़ने का शौक है, वो अपना ट्रेन में घूमता है और जहां पे अखबार मिलता है वो अखबार पढ़ने शुरू कर देता है। इन्हीं में भी एक आदमी ऐसा है जो आदमी छेना बजाता है, संगीत करता है, तो देखा कोई आदमी राधे राधे कह रहे हैं, कोई राम राम बोल रहा है, कोई हरिओम बोल रहा है, तो वो वहां जाके अपनी संगत ज्वाइन कर लेता है। एक आदमी ऐसा है वो बियर विस्की ढूंढ रहा है, तो वो किसी को कहता है यार गाड़ी में बियर विस्की मिलेगी, तो एक आदमी बोलता है भाई नागपुर 2:30 बजे आएगी गाड़ी, नागपुर में ना तू पेंट्री कार वाले को बोलिए वो लाकर दे देगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई नशा करें, मेरा मतलब है जिसकी जैसी संगत होती है वो वैसे आदमी को अपना आप ढूंढ लेता है और उस संगत में रम जाता है। तो इसलिए कोशिश करो अच्छी संगत में जाएं, अच्छी संगत को रमें। फिर जब हम माल लेकर आ गए तो दुकान में बेचे कैसे, तो हमने एक कैसेट बनाई उस समय, और उस समय टीवी में वो रेडियो में गाने आते थे, वो वाला रील वाला कैसेट, ओके, टी सीरीज वाला। तो उसके अंदर हमने कैसेट बनाई और उसको मैं बोलकर बताऊंगा आपको। तो वो स्कीम भी मैंने निकाली है। तो वो हमारी मार्केट में लोग देखने आते थे और कैसेट सुनने आते थे, मेरी दुकान पे सुनने आते थे। ठीक है जी हाँ, 199 में एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, 249 में एक पार्टी वियर शर्ट के साथ पार्टी वियर पैंट फ्री, 399 में एक स्कर्ट के साथ एक टॉप फ्री। ऐसे करके मैं 999 तक कैसेट बजती थी। कैसेट के 2 मिनट 1.5 मिनट की ये ऐड के बाद एक अमिताभ बच्चन का गाना बजता था, फिर गाने के बाद फिर कैसेट बजती थी, फिर ऐसे बजती थी और लोग वो कैसेट सुनते थे और ऊपर आकर बोलते थे भाई साहब वो फ्री वाली चीज दे दीजिए हमें। और ऐसे मैंने अपनी दुकान में एक कार्ड बनाया हुआ था, कार्ड बनाया हुआ था, उस कार्ड के ऊपर भगवानों की फोटो बनाई हुई थी और रिजर्व बैंक से 2,500 रुपया दे के 1 रुपए के सिक्के का कट्टा आता था, कट्टे में आते थे नए सिक्के, तो हम सेलो टेप लेके भगवान की फोटो के साथ 1 रुपया चिपका देते थे। क्यों? क्योंकि हमारे रेट थे 199, 299, 399, 499, 599, तो 1 रुपया हमें देना होता था। तो जब हम 1 रुपया देते थे तो हम ऐसे नहीं देते थे, हम वो कार्ड पे चिपका के देते थे। तो जैसे किसी को कार्ड पे देते थे वो ऐसे करता था, मतलब उसको भावुक कर देते थे भगवान के लिए। और मेरी दुकान के पीछे स्कूल था, तो संडे को मैं देखता था वहां ना बहुत भीड़ है, तो मैंने पूछा आज क्या है, बोले आज ना बच्चों का पेपर है, कोई गवर्नमेंट नौकरी का पेपर है। तो मैं अपनी दुकान के एक सेलमैन को बुलाता था और जो मेरी दुकान में कार्ड छपाए थे ना भगवान के, जो कार्ड छपाए थे भगवान के, वो मैं लड़के को कहता था तो वहां दे, मैं ऊपर से देखूंगा। तो मैं 3rd फ्लोर से देखता था, वो कार्ड देता था। अब कोई बहन है, किसी की बहन गई है पेपर देने, किसी की बेटी गई है, किसी का भाई गया है, तो जब उनके हाथ में गेट पे कार्ड मिलता है तो वो कार्ड में ही ना प्रेयर करते हैं, हे भगवान मेरी बहन पास हो जाए, हे भगवान मेरी बेटी पास हो जाए। अब वो पेपर है 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, तो वो मेरा एड्रेस देखते थे, तो वो मार्केट में घूमते घूमते मेरी दुकान में आते थे। उसी कार्ड के पीछे मैंने स्कीम लिखी थी कि इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री। तो वो आके बोलते थे, मैंने स्टूल रखे हुए थे अपनी दुकान में, उनको बैठाता था, भैया ये कार्ड आपने दिया है? मैंने कहा हाँ सर हमने दिया है। सर हमारी ना बेटी पास हो जाएगी ना, हम सारे कपड़े आपसे लेंगे, आज हमने प्रेयर करी है। मैंने कहा सर अभी आप यहाँ बैठ जाओ, पानी पियो, ये करो ये करो। तब मोबाइल भी नहीं होता था, तो वो सब लोगों को मैं वहां बिठाता था। फिर जब वो पेपर दे देता था ना बच्चा, तो उनके घर वाले उसको लेकर आते थे वहां पर,
आए तुम पास हो जाएगा तो अंकल से कपड़े खरीदेंगे। तो हमने इस तरीके से भी टेक्निक अपनाई और उसका हमें बहुत ज्यादा लाभ भी हुआ। माइंड में आया कैसे ये कि पेपर में आपको वो देना है, सिक्का लगाना है, कैसा आया था? सर मेरे मन में हमेशा क्रिएटिव रहता है, कुछ ना कुछ करना है। मैं अभी 63 हूँ और मैं कभी भी रहता हूँ कि मेरे मन में कि नई चीज करनी है, कुछ अभी भी करनी है। जैसे ये हमने कॉन्सेप्ट बनाया था तो हमारे मन में ये था कि हम 4 फ्लैट बना रहे हैं तो 3 फ्लैट हम किसी कंपनी को रेंट पे दे देंगे। जैसे अशोक लेलैंड है यहाँ पर, और मैंने देखा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत इंडस्ट्री है, 450 कंपनी, तो वो सारे लोग कहीं ना कहीं फ्लैट लेते हैं, कहीं ना कहीं तो लेते हैं। और यही कारण है कि मैंने सोफा सेट, बेड, किचन का सारा सामान ये तो सब इसलिए बनाया था कि 3 वो किराए पे चढ़ जाएंगे, 1 हमारे पास आ जाएगा। अभी मेरे एक दोस्त है दिल्ली में, वो लगभग मैं अमाउंट तो खैर क्या बोलूं, वो ऑरेंज काउंटी, ओलिव काउंटी, चेरी काउंटी, किलियो काउंटी, आप यूट्यूब में देखना, और एमकेएस, वो उनका खुद का मॉल है। तो उनको मैंने सारी बात बताई थी, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 12 एकड़ जगह ले लेते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के पास। जैसे ये जगह गांव में आती है, पर अभी वो कह रहे हैं कि हम जो पालिका के अंदर आती है, नगर पालिका के अंदर आती है, जिसके अंदर नक्शा अप्रूव्ड होगा, तो उसके अंदर मेरे दोस्तों का प्लान है कि हम 500 गज का विला या 500 गज का डुप्लेक्स बनाकर देंगे कॉन्सेप्ट। उसके लिए 12 एकड़ जगह हम लेने वाले हैं। तो मेरे जो दोस्त हैं तो उनकी टीम आएगी सर्वे करने। वो सर्वे करेगी कि कहां पर माल की खपत ज्यादा है, कि कहां पर जल्दी से बिक जाएगी चीज और कहां लेनी चाहिए। तो हो सकता है मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरे हाथ में मेरे दोस्त देने वाले हैं। तो हमारे ज्यादातर जो ऑडियंस है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आप लोग, तो वेट कीजिएगा, जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहले आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज की वीडियोस में बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे तो बहुत कुछ मिला। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भर भर के लाइक करें, रिलेटिव में शेयर करें, ऐसे दोस्तों से शेयर करें जो लोग नशेबाजी में कुछ जाते हैं, लड़कीबाजी में कुछ जाते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को देखें और अपने जीवन को बेहतर करें। तो आज की वीडियोस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।